नमस्कार दोस्तों, भारतीय भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में। चूँकि हम बात कर रहे थे गंगा नदी तंत्र की, मैंने बात कर ली थी, उसके बाद मैंने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की मैंने बात की थी, सिंधु नदी तंत्र भी मैंने बता दिया था। अब हम आएंगे दक्षिण भारत की नदियों की तरफ। हम आपको बताएंगे कि दक्षिण भारत की कौन कौन सी नदियाँ हैं। और चूँकि दक्षिण भारत की नदियों को जो हम पढ़ते हैं तो उसको दो भागों में विभाजित करते हैं। एक बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियाँ, दूसरी होती हैं जो गिरती हैं अरब सागर की नदियाँ हैं। चूँकि इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियों के बारे में। हम सबसे पहले ये बात जानेंगे कि आखिर बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इन दोनों नदियों के बीच में अंतर क्या होता है, अर्थात उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों में अंतर क्या है। और हम जब दक्षिण भारत की नदियों की बात करते हैं तो जो ये मानचित्र बना हुआ है, मानचित्र में जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ की अधिकांश नदियाँ जो हैं वो सब बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है कि सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ गिर रही हैं, जबकि कुछ गिनी चुनी नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ जो हैं वो अरब सागर की ओर गिरती हैं। इसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक हम थोड़ा सा लेकर के चलेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इस क्यों होता है तो हम प्रायद्वीपीय भारत के इतिहास की तरफ हम जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल जब भारत का जब बात करेंगे, चूँकि आप जान रहे हैं कि पहले जितने भी महाद्वीप थे वो सब एक में ही जुड़े हुए थे, एक में जुड़े हुए थे। और उस महाद्वीप के हिस्से को बोला जाता था पेंजिया। क्या बोला जाता था? पेंजिया, पेंजिया। फिर इस पेंजिया और आसपास का जो महासागर था उसको बोला जाता था पेंथालासा, पेंथालासा। तो पेंथालासा बोला, लेकिन आगे चल करके इस पेंजिया में क्या हुआ? डिवीजन हुआ। पेंजिया में जब डिवीजन हुआ तो उत्तर का हिस्सा कहलाया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और नीचे का कहलाया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो अब इस अंगारा लैंड से जो महाद्वीप बने वो बने, अफ्रीका बन गया, उत्तर अमेरिका बन गया, यूरोप बन गया, ये सब किससे? और एशिया का हिस्सा, उत्तरी एशिया का हिस्सा किससे बना? अंगारा लैंड के। और जो दक्षिण के जितने भी थे, चाहे वो अफ्रीका हो, दक्षिण अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अंटार्कटिका हो या प्रायद्वीपीय भारत हो, वो सब किसके हिस्सा हैं? गोंडवाना लैंड के। हम पढ़ते हैं कि जब प्रायद्वीपीय भारत है वो किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। लेकिन आप जब देखेंगे तो जो प्रायद्वीपीय भारत था, जो भारत का हिस्सा है, वो क्या था? पहले अफ्रीका का हिस्सा था। आप लोग जानते हैं जब आप अफ्रीका को देखते हैं तो आपको अफ्रीका कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और अफ्रीका को जब देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अफ्रीका में यहाँ पर जो ये हिसाब देखते हैं, यहाँ पे पहले भारत जुड़ा हुआ था, यहाँ से फिर उत्तर की तरफ आया, और उत्तर की तरफ आने की वजह से क्या हुआ? चूंकि ये क्या था, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर स्थित था, ऊपर का हिस्सा यूरेशियाई प्लेट था। ये जब इस हिस्से से भारत जब ये प्लेट गमन की तो भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा था वो जा करके क्या हुआ? यूरेशियन प्लेट से टकराता है। क्या होता है? यूरेशियन प्लेट से टकराता है, अर्थात ये जो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, मतलब कि जो दक्षिण भारत, वो किससे टकराया? यूरेशियाई प्लेट से। और आप जानते हैं कि जब कोई चीज़ की टक्कर होती है, जब मान लीजिए यूरेशियाई प्लेट और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, दोनों प्लेटों की टक्कर की वजह से क्या हुआ? आप जाने हिमालय का निर्माण भी होता है। लेकिन उसमें जब हम देखेंगे तो जब चूंकि भारत का जो गमन था वो इस तरीके से था, इस तरीके से, तो जब ये वाला हिस्सा जब टकराता है तो पीछे का हिस्सा क्या होता है? उठ जाता है। पीछे का हिस्सा क्या हुआ? उठ गया। पीछे के हिस्से उठने की वजह से जो भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत था, इसकी ढलान जो थी वो इस तरफ हो गई। अब जैसे मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हो और आपकी बाइक पे आप अचानक से ब्रेक लगा देंगे, लड़ेंगे या कुछ भी हो जाए तो पिछला पहिया उठ जाता है। उसी तरीके से इसके टकराने की वजह से क्या हुआ? ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा उठ गया। उठने की वजह से जो यहाँ की नदियाँ थी वो सब इस तरफ बहने लगी। लेकिन उन टकराव की वजह से कुछ भ्रंश भी बने, और उन भ्रंशों में जो छोटी छोटी नदियाँ थी, या मान लीजिए गोदावरी, ताप्ती जैसी नदियाँ इस तरफ भी बहने लगी, जो भ्रंश घाटियों में बहती, लेकिन अधिकांश नदियाँ इस तरफ बहती हैं। उसका कारण आप समझ गए होंगे कि आखिर इस तरफ ये नदियाँ क्यों बहती? क्योंकि भारत की जो ढाल है वो इस तरफ है। ढाल का कारण भी मैंने बताया कि जब ये वाला हिस्सा ऊपर उठता है, ऊपर उठने की वजह से यहाँ की जो नदियाँ थी वो सब इस तरफ बहने लगती हैं। इस तरफ क्या होती है? बहने लगती हैं। अब चूंकि इसी टकराव की वजह से हिमालय बना था, लेकिन हम उसकी चर्चा तो कर ही चुके हैं पहले कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। तो ये आप समझ गए होंगे कि नदियाँ यहाँ पर क्यों बहती हैं, इस तरफ इनकी ढाल नदियों की तरफ क्यों है। चूँकि हम बंगाल खाड़ी की नदियों की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने इसके बारे में चर्चा की। तो आइए देखते हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी, उनकी बात करेंगे। तो शुरुआत करेंगे यहाँ से, उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं। उत्तर की हम सबसे पहले देखेंगे तो आपको देखने को मिलती है हुगली नदी। हुगली नदी जो है वो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, जो फरक्का बैराज के पास से गंगा से अलग हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब एक होता है सहायक नदी, एक होता है उसी की जो मुख्य धारा से निकल जाती है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ से चूंकि आप जान रहे हैं कि फरक्का बैराज के पास से गंगा सीधे चली जाती है, उसकी एक धारा जो होती है वो दक्षिण की तरफ चली जाती है, इसको हुगली नदी बोलते हैं। और हुगली नदी के किनारे कलकत्ता स्थित है। और आप जब देखेंगे तो इसी की एक सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। दामोदर नदी
तो याद रखिएगा दामोदर नदी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी, तो हुगली की सहायक नदी है। अब चूंकि मैं आपको बता दूं दामोदर नदी जो है वो आप नाम सुनते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार को ये बीच से दो पार्ट में डिवाइड कर देखिए होता क्या, छोटा नागपुर का पठार है, इसके बीच से निकलती है दामोदर नदी, जिसका उत्तरी हिस्सा जो कहलाता है हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार, और दक्षिण का हिस्सा जो कहलाता है वो कहलाता है रांची का पठार, रांची का पठार। तो हजारीबाग और रांची के पठार के बीच से होते हुए ये दामोदर नदी बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है, ये आप जानते हैं। उसके बाद की जो नदी है ये गिरती सब बंगाल की खाड़ी में ही है, हुगली नदी है और दामोदर है। इसके बाद आती स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा रांची के पठार से ही निकलती, चूँकि मैंने बताया कि अभी ये ऊपर की तरफ जो थी वो थी दामोदर नदी, उसके नीचे जो है वो स्वर्ण रेखा नदी है। स्वर्ण रेखा नदी पर ही एक फेमस जलप्रपात स्थित है जिसको बोलते हैं हुंडरू जलप्रपात। एक प्रश्न आ जाता है हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, वन लाइनर क्वेश्चन है तो आप जानते होंगे, स्वर्ण रेखा नदी पर। इसके बाद है बैतरणी नदी, जो गरजात पहाड़ी से निकलती है, उड़ीसा के कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद में आती है ब्राह्मणी नदी। बैतरणी नदी दरअसल आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं में इस नदी को काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं अलोकप्रिय नदी है। इसमें कहते थे कि जितने पुराने जो हमारे पौराणिक कथाओं में ऐसी बातें कही गई हैं कि जो जिन लोगों को जो नर्क मिलता था इस नदी में पुराने के टाइम पर ऐसी बात कही गई कि इसको अशुभ नदी माना गया है। बोला गया है कि इस नदी में जो आपके जो पस पड़ जाती मवाद वाली नदी इसको बोला गया, लेकिन आपको इसकी जानकारी ज़्यादा रखनी है नहीं। ब्राह्मणी नदी है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, साउथ कोस्ट तक दो नदियाँ इसकी सहायक नदी है। महानदी जो है वो निकलती है सिंघवा पहाड़ी, रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास से निकलती है। और इसकी जो सहायक नदियों बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ, आपको बहुत ज़्यादा नहीं जानना है। सेवनाद है, हासो है, मंद है, जोंक है, तेल है। तो तेल और देव भी है, एक हासन भी है, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं, मंद है, हासो और तेल इतना याद रखेगा बस। जोंक भी है और गिरती कहाँ है, यहाँ पर। बाकी अभी मैं हीराकुंड बांध वगैरह की मैं इस पर बात नहीं करूंगा कि कौन सा बांध, क्योंकि बांध का एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें हम बांध के बारे में स्पेशल आपको बताएंगे कि कौन सा बांध कहाँ पर स्थित है, इसलिए बांध की चर्चा मैं इसमें नहीं करूंगा। रूसी कुलिया नदी है, उड़ीसा के पास में। ऑलिव रिडले कछुए के लिए थोड़ा फेमस थी, एक टाइम पर इसकी चर्चा हो रही थी, इसलिए मैंने इसको बता दिया। रूसी कुलिया नदी उड़ीसा की एक छोटी सी नदी है। बाकी बात करेंगे तो ये जो नदी आप देख रहे हैं गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी जो है वो निकलती है नासिक के पठार के त्रिंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो मजीरा है, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता। हालांकि तीनों नदियां मिलकर प्राणहिता बनाती हैं, वेनगंगा, वर्धा और पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी। और आगे चल करके ये नदी जो है वो बंगाल खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण गंगा बोलते हैं और वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। दक्षिण गंगा के नाम से बोलते हैं, दक्षिण भारत की नहीं, दक्षिण गंगा बोलते हैं, याद रखेगा इसको। क्यों? क्योंकि लंबाई इसकी काफ़ी ज़्यादा है। और आगे चल करके जब हम बात करेंगे तो कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से, सतारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है महाराष्ट्र में, वहाँ पे महाबलेश्वर, वहाँ से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ घाटवा, मालवा, तुंगभद्रा, भीमा और भी कोयला, यड़ा, बरड़ा, ये सब है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बताया, इंपॉर्टेंट मैंने बताई है। मूसी है। अब इसमें एक सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। और कृष्णा और तुंगभद्रा आप इतिहास में पढ़ते हैं, जब आप पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, तो उसमें आपको चर्चा मिलती बार बार, रायचूर दोआब की चर्चा होती है, जो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का एरिया है, ये वाला हिस्सा रायचूर दोआब। इतिहास में आप इसके बारे में बहुत पढ़ते हैं कि रायचूर दोआब को लेकर के काफ़ी जंगें लड़ी गई हैं। तो वे कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का ये एरिया है, बहुत फर्टाइल एरिया था इस वजह से विजयनगर साम्राज्य का। और आप ये देख रहे हैं ये नदी है हंगरी नदी, हंगरी नदी है, और इसको भद्रा हंगरी भी बोलते हैं। हंगरी जो है तुंगभद्रा की सहायक नदी, और तुंगभद्रा भी दो नदियों से मिलकर बनी है, तुंग और भद्रा, याद रखिएगा। आगे चल करके ये बंगाल खाड़ी में गिरती है। इसके बाद हम देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी पेन्नार नदी, नंदीदुर्ग से निकलती है। कुंदर, चारावती और पापागनी, इसकी 3 सहायक नदियाँ हैं। नंदीदुर्ग इंपॉर्टेंट है, बाकी की चीज़ें छोड़ दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नदियाँ और इसकी आती नहीं। एक है पलार नदी, कोलार, कोलार और हट्टी आप सुने, सोने की खान है कोलार, तो मूवी भी आई कोलार इसके ऊपर। तो कोलार क्या है कि वहाँ से निकलती है पलार नदी। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कोलार ज़िले से। इसके बाद हम बात करेंगे कावेरी नदी की। कावेरी जो है वो ताल कावेरी से निकलती है। दरअसल कर्नाटक का एक ज़िला है कुर्ग ज़िला, वहाँ पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं कुर्ग ज़िलों में। तो कर्नाटक के कुर्ग ज़िले की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है ताल कावेरी नामक स्थान से। इसकी हेमवती, सिमसा, कबानी, सुवर्णवती, अमरावती, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं कावेरी की। और कावेरी इंपॉर्टेंट है अपने नदी द्वीपों के लिए।
जिसमें श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम द्वीप इस पे स्थित है। श्रीरंगपट्टनम आप जान रहे हैं मैसूर वंश टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, तो ये याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम। और दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं, लंबाई है इसको 800 किलोमीटर। अभी मैं आगे बताऊंगा कि आखिर कौन कौन सी कितनी कितनी लंबी है। नेक्स्ट है वर्षा नदी की पहाड़ियों से निकलने वाली वेंगाई नदी। मदुरई शहर आप सुनते हैं, वेंगाई नदी के किनारे स्थित है। मीनाक्षी मंदिर भी आप सुने होंगे, उसी किनारे वेंगाई नदी है। वर्षा नदी की पहाड़ियों से निकलती है, ये इंपॉर्टेंट है वर्षा नदी की पहाड़ी। इसी के पास देखेंगे तो इलायची की पहाड़ियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन वो हम आगे पहाड़ियों में बताएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो एक नदी है ताम्रपानी नदी, अगस्त्य मलाई की पहाड़ियों से निकलती है, मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। मन्नार की खाड़ी भी बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है, लेकिन आप इसको समझ लीजिएगा, मन्नार खाड़ी स्पेशल आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप जान रहे हैं पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, बीच में पाक जल संधि, वो सब मैं बता चुका हूँ उसके बारे में। अब इसमें प्रश्न आता है कि अब नए तरीके से प्रश्न बनते हैं तो इसमें से ये पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। तो सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। आजकल क्या हो गया कि प्रश्नों की प्रकृति बदल रही है और फैक्ट पे कुछ ऐसे फैक्ट आ जा रहे हैं कि आप उनको ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आप ये जरूर याद रखें गोदावरी नदी सबसे लंबी है, 1465 किलोमीटर है। उसके बाद कृष्णा नदी है 1401 और कावेरी की लंबाई मैंने बता दी 800 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खास करके गोदावरी आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से दक्षिण भारत की कौन सी नदियों की लंबाई के क्रम में व्यवस्थित करें, तो आप उसको कैसे व्यवस्थित करेंगे नहीं पता होगा। तो जब दक्षिण भारत की बात आएगी तो गोदावरी सबसे लंबी हो जाएगी, याद रखिएगा। अब बात वैसे भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ओवरऑल देखेंगे सबसे लंबी नदी तो फिर वो ब्रह्मपुत्र हो जाती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का जो एरिया भारत में कम है इसलिए उसकी तुलना नहीं करते। अगर जो पूछे इनमें से कौन सबसे लंबी नदी है भारत की, ऐसी कोई चर्चा नहीं की है तो आप ब्रह्मपुत्र सही कीजिएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र उससे लंबी, गंगा से भी लंबी, लेकिन भारत में सबसे लंबी तो गंगा नदी हो जाएगी। अब इसमें देखें अब दक्षिण भारत की नदियों की विशेषताएं क्या हैं। आखिर अगर हम तुलना करें, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत की नदियां और उत्तर भारत की नदियों के मध्य में क्या विशेषताएं हैं और क्या अंतर है, तो आप कैसे बताएंगे। तो बताने के लिए कुछ पॉइंट लिखे हैं, उनके आधार पर आप बता सकते हैं। अब आखिर क्या है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो कि अत्यधिक पुरानी है। अब चूंकि जान रहे हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि ये वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा काफ़ी पुराना हिस्सा है, इसलिए यहाँ की नदियाँ पहले से बहती थी। और जो हिमालय की नदियाँ हैं वो हिमालय के निर्माण के बाद की नदियाँ हैं, इसलिए वो क्या है नवीन है, उनमें ग्लेशियर से पानी आता है, वो नवीन नदियाँ हैं। ये सब कैसी पुरानी नदियाँ हैं। ढाल प्रवणता मंद, नदियाँ बिल्कुल मंद तरीके से बहती, क्योंकि नदियों में पानी कम है। नदियों में पानी कम है तो धीरे धीरे बह रही हैं। हिमालय की नदियों में पानी ज़्यादा, इसलिए वो तेज़ी से भरी, इसलिए उसमें उसी प्रकार से ढाल ज़्यादा है। अब आपसे प्रश्न बन सकता है, आप बताएं कि नदियाँ क्यों बहती हैं। आपसे प्रश्न, तो नदियाँ अपने आधार तल को प्राप्त करने के लिए बहती हैं। अगर जो नदियाँ अपने आधार तल को प्राप्त कर लेंगी तो उसको बहना उनका बंद हो जाएगा। इस वजह से क्या होती है आधार तल। अभी चूंकि उत्तर भारत की नदियाँ नई हैं, अपने आधार तल को प्राप्त नहीं की, इसलिए उनकी रफ्तार तेज है। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि वो धीरे बहती, उनकी ढाल प्रवणता मंद है, कम ऊर्ध्वाधर अपर्दन। अब चूंकि मैंने अभी बताया कि नदियों में ऊर्ध्वाधर मतलब कि अपर्दन चूंकि अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी, इसलिए ऊर्ध्वाधर अपर्दन नहीं हो रहा, लेकिन क्षैतिज रूप से अपर्दन अभी भी उसमें थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा। क्षैतिज अपर्दन अभी भी, ऊर्ध्वाधर अपर्दन बंद हो गया, क्षैतिज में अपर्दन कर रही है अभी भी, क्योंकि अगल बगल तो है। जैसे मान लीजिए कोई नदी बहती है, ये नदी की कोई घाटी हो गई, अब नदी अपने यहाँ पे मान लीजिए कोई नदी बह रही थी, अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी है, तो अब क्या करेगी नदी, अगल बगल की इधर उधर की जगहों को काटेगी, तो अर्थात क्षैतिज रूप से अपर्दन करेगी, ऊर्ध्वाधर अपर्दन बंद हो जाएगा। तो ये याद रखेगा। विसर्पों का अभाव, विसर्प क्या होते हैं, नदियाँ जैसे सांप की तरह जब चलती तो उसको विसर्प कहते हैं। इसमें विसर्पों का आपको देखने को मिलेगा, अभाव मिलेगा, बहुत ज़्यादा इसमें मोड़ नहीं, क्योंकि पुरानी हो चुकी नदियाँ, ऐसा है। ग्रीष्म ऋतुओं में सूखना, मतलब ये नदियाँ क्या होती हैं, ग्रीष्म ऋतुओं में सूख जाती है, क्योंकि अधिकतर यहाँ पर वाटर का कोई सोर्स नहीं है। बरसात के ऊपर सारी नदियाँ चलती हैं, बरसात होगी तो नदियों में पानी होगा। चूँकि हिमालय की नदियाँ क्या है, वो ग्लेशियर से पानी आता है, बरसात के उनके ऊपर कोई आश्रित तो है नहीं। जैसे ग्लेशियर पिघलेगा उसी तरीके से नदियों में पानी आएगा, और नदियों में जब पानी आएगा तभी ऐसा होगा। इसमें क्या होता है, बरसाती नदियाँ हैं, ग्रीष्म ऋतुओं में सूख जाती हैं। अभी मैंने बताया आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, क्योंकि दक्षिण भारत की नदियाँ क्या आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। तो ये हो गई दक्षिण भारत की नदियों के, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की विशेषताएं, कौन कौन सी नदियाँ हैं नदियाँ दक्षिण भारत में। आपसे प्रश्न आ सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, क्यों, सविस्तार वर्णन करें। तो आप सविस्तार वर्णन कैसे करेंगे, आप जो मैंने भी आपको कॉन्सेप्ट बताया, क्यों का आपको जवाब मैंने बता दिया, आप क्यों का जवाब आपको मिल जाएगा, क्यों आखिर ये नदियाँ इसी तरफ आती हैं। अभी जब हम आगे चर्चा करेंगे तब मैं, अब चूंकि ये जो
पश्चिमी घाट है जो भ्रंश कगार का हिस्सा भी मैं बताऊंगा आगे चल करके कि जब ये हिस्सा ऊपर उठा तो ये हिस्सा धंस के अंदर चला गया। इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एक भ्रंश कगार बन गया है और उस भ्रंश कगार की वजह से यहाँ पर कई सारे आपको दर्रे देखने को मिलेंगे, जैसे सेनकोटा दर्रा, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, अगोम्बे घाट, इस तरीके से दर्रे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और उन्हीं दर्रों से होते हुए मानसून प्रवेश करेगा और उन्हीं दर्रों में जो घाटियां बनी हुई और उन्हीं से भ्रंश घाटियों से होते हुए नदियां भी बहेंगी। उनके बारे में भी मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बताएंगे, जो हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।